गुड मॉर्निंग। आप लोगों को ज्वालामुखी के बारे में बताए थे और ये सब बता दिए थे कि ज्वालामुखी कितने टाइप के होते हैं। ज्वालामुखी कितने टाइप के हैं भैया? ज्वालामुखी कितने टाइप के होते हैं? ज्वालामुखी होते हैं भाई 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। सुसुप्त, तीन टाइप के ज्वालामुखी। टाइमिंग यही है बाबू, वो सुबह 10 से 12 में सचुरा एप्लीकेशन ट्रायल में रहता है, इसलिए दिक्कत है। 12 से ही आपका ये आपका 2 से 3 ही है बैच। पहले सूचना दिए थे। एप्लीकेशन बहुत लोगों को अपडेट मिल गया है क्योंकि जो भी चेंजेज है अपडेट में 3 टाइप के थे। सक्रिय ज्वालामुखी, हमेशा विस्फोट होते रहते थे सक्रिय ज्वालामुखी में। सक्रिय ज्वालामुखी में आप देखेंगे तो सक्रिय ज्वालामुखी में स्ट्राम्बोली देखें, स्ट्राम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। कोटोपैक्सी, ये सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कहाँ का है भैया? तो ये इक्वाडोर का है। इक्वाडोर साउथ अमेरिका में आता है, इक्वाडोर का है कोटोपैक्सी। लेकिन अगर वही कह देगा आपका कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा होगा, तो ओजस डेल सलाडो, अर्जेंटीना में पड़ेगा ये। ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो। ये कहाँ भैया? अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। अब देखिए मेरी ओर ध्यान से समझिए, ये एक जमीन, इन दोनों में अंतर क्या है? ये सबसे ऊंचा है, ये सबसे ऊंचा है और ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। ये ऊंचा है और ये ऊंचाई पर है। इसमें अंतर क्या है? ये एक जमीन है, देखिए ये जमीन है। दूसरे पेज पर बना देते हैं। जमीन ऊबड़ खाबड़ है, ऐसे जमीन है। यहां एक लड़का है, इतना हाइट पर है, बहुत बड़ा लड़का ये और एक यहां पर लड़का है। तो भैया सबसे ऊंचा लड़का कौन सा हो जाएगा? इसका नाम रख दीजिए ए और इसका नाम रख दीजिए बी। तो सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा? लड़का ए, इसकी हाइट ज्यादा है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर कौन हो जाएगा? बी। तो ये हो गया आपका ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ये सबसे ऊंचाई पर हो जाएगा। अब कोटोपैक्सी क्या हो जाएगा? ओजस डेल सलाडोस में कोटोपैक्सी हो जाएगा आपका भाई, ये आपका दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर स्थित हो जाएगा। यही दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ये अंतर है। आपको मृत ज्वालामुखी बोले थे, आपको ढूंढ के लाने के लिए एग्जाम्पल, भारत में नारकोंडम मिल जाएगा, म्यांमार में पोपा मिल जाएगा, ईरान में कोहे सुल्तान और देवबंद मिल जाएंगे सब। ये सब कैसे हैं? सब मृत ज्वालामुखी है सब। मोनालोआ मिलेगा आपको कहाँ पर? हवाई द्वीप पर। ये कैसे ज्वालामुखी है सब? ये मृत ज्वालामुखी के श्रेणी में आएंगे सब। किसमें? मृत ज्वालामुखी के श्रेणी में आएंगे। कंसेप्ट बता दिए थे, पानी में गिर गया तो क्या कहते हैं? टफ, चने की तरह छोटा छोटा हो गया तो उसे क्या कहते हैं? स्कोरिया कहते हैं, स्कोरिया। PDF अपडेट अभी आप लोग को मिला नहीं होगा, बहुत लोग को एप्लीकेशन अपडेट नहीं मिला, इसलिए PDF भी अपलोड नहीं मिला आप लोग को। पोपा कहाँ पर है? म्यांमार में, म्यांमार में है, अफगानिस्तान। उसके बाद किलिमंजारो अफ्रीका में, अफ्रीका में किलिमंजारो मृत में आएगा, किलिमंजारो ज्वालामुखी है। तो ये सब कहाँ पे है? सब अफ्रीका में है। इसके लिस्ट आपको देखिए, एप्लीकेशन बहुत से लोगों को अपडेट मिल गया है, लेकिन उन लोगों में कुछ लोग का ये हो गया कि अपडेट जैसे किए तो उनको लॉग आउट कर दिया। कुछ लड़कों का क्या कर दिया? लॉग आउट कर दिया। तो जिन लड़कों का लॉग आउट किया है, सुनिए ध्यान से, जिन लड़कों में लॉग आउट हुआ है, आप लोग सबसे बड़ा बेवकूफ़ी क्या करते हैं ना, व्हाट्सएप पे अपनी समस्या लिख के भेज देते हो। बेवकूफ़ नंबरवा लिख के भेजोगे तब तो तुमको कोई खोजेगा।
तो आपको क्या लिखना है, अपना नंबर, मोबाइल का नंबर लिख देना है, नेम लिखना है और बैच। इसके बाद ही कोई चीज़ों को लिखना है आपको। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखेंगे ना तो आपका मैसेज ही नहीं पढ़ा जाएगा। और आपको पता है ना 95% मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं। आप में से जितने लोग हैं ना उसका 95% लड़कों का कोई मैसेज सीन ही नहीं किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। रीजन क्या है कि ऊपर से स्लाइड करके देख लेता है नंबर नेम बैच है, नहीं है तो भैया हम चाह के भी आपको रिप्लाई नहीं कर सकते। कि इसलिए कोई भी मैसेज करने से पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, ये नहीं कि ससुरा घरे का नंबर दे दे, चाहे जो ना से फोन पे बतियाता है तू वो नंबर दे दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। रजिस्टर्ड नंबर, नेम, बैच, उसके बाद अपना प्रॉब्लम लिखो, तभी कोई भी सुनेगा, नहीं तो कोई नहीं देखेगा। हम कल देख रहे थे, संडे था, बैठ के कि भैया मैसेज इतना अनसीन क्यों है। तो देखिए भाई साहब लड़का समस्या लिख रहा है हमारा ये है, अरे भाई साहब हम तुमको किस नंबर से कंसल्ट करेंगे, तुम उसका मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो उस नंबर से एप्लीकेशन ही नहीं है। अब इतना किसी को फुर्सत रहता है कि यहाँ से बैक कॉल आपको किया जाए। चलिए ध्यान दीजिए, इसलिए आप लोग कभी भी समस्या समझिए कि उधर वाला कैसे रिप्लाई करेगा आपको। आगे देखते हम लोग। पासवर्ड आप कुछ भी रखिए यार, पासवर्ड आपका है। अब देखिए ध्यान से, आपके पीडीएफ जैसे अपडेट हो जाना चाहिए। अभी तो अपडेट किया गया है, देखिए जल्दी हो जाएगा, आज रात या कल तक, आज रात तक नहीं होगा। देखिए ध्यान से, माउंटेन के बारे में समझाते हैं। माउंटेन, ज्वालामुखी समझा दिए थे आप लोग को, ज्वालामुखी के बारे में। एक बार ज्वालामुखी को मैप पे दिखा देते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मेरी ओर ध्यान से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम अलग अलग कलर्स ले लेते हैं। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी नहीं है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अंटार्कटिका में कौन सा है, इरेबस, अंटार्कटिका में इरेबस। अब देखिए अर्जेंटीना और इसके चिली के बॉर्डर पर है ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचा पर है। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा है, ये ससुरा कोटोपैक्सी। इस पर और ये सब कहाँ पे है, ये भैया अमेरिका में है। स्ट्राम्बोली, विसुवियस ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है सब यहाँ पर। किलिमंजारो तंजानिया में है यहाँ पे। पोपा म्यांमार, देवबंद और कोहे सुल्तान ईरान में है। बैरन और नारकोंडम, बैरम और नारकोंडम अंडमान निकोबार में है। फ्यूजियामा फ्यूजिसाम जापान में है सब। इंडोनेशिया में सोमेरू और क्राकाटोआ, सोमेरू और क्राकाटोआ, इंडोनेशिया सोमेरू और क्राकाटोआ इंडोनेशिया में हो गया। बैरन नारकोंडम अंडमान निकोबार में। पोपा म्यांमार में। देवबंद और कोहे सुल्तान ईरान में, देवबंद और कोहे सुल्तान ईरान में। फ्यूजियामा फ्यूजिसाम जापान में। बेंजामियानी रूस, बेंजामियानी कहाँ पर है, रूस में है। बेंजामियानी कहाँ पर है, रूस में है। यह भैया बेंजामियानी। आगे देखिए बेंजामियानी कहाँ पे है, रूस में है बेंजामियानी। अब यहाँ देखेंगे आप लोग इटली में कौन सा है, इटली में, तो भाई इटली में है आपका विसुवियस और स्ट्राम्बोली। ये नक्शा के हिसाब से भी देख सकते हैं हम लोग ज्वालामुखी को, ठीक है। हालांकि पीडीएफ में आपको लिखा हुआ है कंट्री बाई कंट्री। माउंटेन समझिए किसे कहते हैं, एक ऐसा जमीन जो पर्वत पहाड़ी यानी हिल और माउंटेन में अंतर समझिए। पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं। देखिए एक ऐसा जगह जो समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा हो, कम से कम 1000 मीटर ऊंचा हो। ये 1000 लाइन के, ये कितनी ऊंचाई को दर्शा रहा है, 1000 मीटर को दर्शा रहा है, 1000 मीटर को। देखिए अगर ये समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचा है और इसका ऊपरी भाग नोकीला है, देखिए अगर समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचा है और इसका ऊपरी भाग ऐसे नोकीला है, तो इसे हम कहते हैं पर्वत। इसे क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे।
ध्यान से समझिएगा वो पर्वत को, ये माउंटेन यानी पर्वत कहलाएगा। लेकिन अगर इसी का भाग सेम वही आकृति है 1000 मीटर से नीचे रहेगी तो इसे हम पहाड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? पहाड़। पहाड़ कहिए या पहाड़ी कहिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं हिल। बात बराबर है, पहाड़ कहिए या पहाड़ी हिल कहेंगे। पर्वत रहेगा तो इसे माउंटेन कहेंगे, माउंटेन। पर्वत रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? माउंटेन। और ये क्या कहेगा भैया? पहाड़ी हो गया, ये पहाड़ी। तो दोनों में बस इसी चीज का डिफरेंस है, पर्वत और पहाड़ी में। पर्वत पहाड़ी में। अब बताइए हिमालय क्या है? हिमालय क्या है भाई? हिमालय हिमालय का बताइए, हिमालय क्या आएगा? आंसर दीजिए। हाँ, हिमालय पर्वत में आएगा भैया, कुछ नहीं है हिमालय। ध्यान से समझिए, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है। ये लाइनिंग हम जो खींच दे रहे हैं, ये देखिए, ये लाइनिंग है हमारी 1000 मीटर। कितने मीटर को दर्शाएगा? ये एरिया 1000 मीटर को दर्शाएगा। देखिए, अब यहां पे आप ज्यादा से अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कोई चीज ये मेरा कहला जाएगा पहाड़ी, पहाड़ यानी हिल हो गया। ये वाला एरिया क्या हो गया? हिल हो गया। रीजन क्योंकि 1000 मीटर से नीचे है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? हिल कहेंगे। अब ये क्या कहेंगे भैया? पर्व। हालांकि है तो ये 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचा है, तो ये 1000 से ज्यादा ऊंचा, लेकिन इसे पहाड़ नहीं, इसे पहाड़ नहीं कहेंगे, ना ही पहाड़ी कहेंगे, इसे कहेंगे पठार यानी प्लेट्यू। यानी अगर 1000 मीटर से ऊपर गया और बराबर हो गया, 1000 मीटर से ऊपर गया और बराबर हो गया तो इसे पठार यानी प्लेट्यू कहते हैं। लेकिन अगर जहां कोना निकल दिया तो इसे क्या कहेंगे? पर्वत। इसे क्या कहेंगे? पर्वत। तो ये सब क्या है? सब पर्वत है सब। अगर पर्वत बहुत ज्यादा हो गया तो इसे पर्वत श्रेणी कहते हैं, पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज। पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज। बहुत ज्यादा लाइन से है तो माउंटेन रेंज कहते हैं। तो बताइए बराबर है। इस माउंटेन रेंज की जो सबसे ऊंचा भाग होता है उसे हम कहते हैं चोटी। जैसे माउंट एवरेस्ट, हिमालय की बहुत सारी चोटियों में वो सबसे ऊंची चोटी है, सभी तरह के पीक में वो सबसे ऊंचा पीक है। तो देखिए 1000 मीटर से नीचे है, अगर कोना बना लिया तो उसे हम क्या कहते हैं? हिल। पहाड़ी, पठार हटा देते हैं, पठार बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक में भी नहीं है पठार। अगर 1000 मीटर से नीचे है तो उसे क्या कहेंगे? पहाड़ी या पहाड़। और 1000 मीटर से ऊपर है तो उसे क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे। पर्वत की सभी चोटियों में जो सबसे ऊंची होती है उसे वो सर्वोच्च चोटी कहते हैं। जैसे हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। पहाड़ अगर लाइन से रहेगी तो उसे माउंटेन रेंज कहते हैं, यानी पर्वत की श्रृंखला। बहुत सारे पर्वतों को मिला देते हैं तो पर्वत श्रृंखला बनता है। जैसे हिमालय में आपको देखेंगे नंगा पर्वत, धौलाधार पर्वत, बृहद हिमालय पर्वत, पीर पंजाल श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, पूर्वांचल श्रेणी, बहुत सारे पर्वतों को मिला देते हैं तो क्या बनता है भैया? पर्वत की एक श्रृंखला यानी एक श्रेणी बन जाती है, जिसे कहते हैं पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाए। अब इन पर्वतों के निर्माण के आधार पर हम इन्हें कई भाग में बांटते हैं। एक होता है वलित पर्वत, एक होता है आपका भ्रंश पर्वत, एक होगा आपका ज्वालामुखी पर्वत, एक होता है आपका अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत तो देखते हैं हम लोग एक एक करके पर्वत के बारे में। सबसे पहला आता है फोल्डेड माउंटेन। देखिए ध्यान से, अब हम लोग यहां समझते हैं कि सबसे पहला जो पर्वत होता है वलित पर्वत। वलित पर्वत इसे हम लोग कहते हैं मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत इसे हम लोग कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन। अब ये फोल्ड हो गया रहता है। जैसे आपको हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा दिए,
आपको ये बताए हैं कि अगर दो प्लेट हैं, क्या है, दो प्लेट हैं, और अगर आपस में टकराती है तो जो भारी प्लेट होती है, जो कौन सी प्लेट होती है, भारी प्लेट, वो नीचे चली जाती है, और जो हल्की प्लेट रहती है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर। तो ये मान के चलिए हल्की प्लेट थी, ये कहाँ भाग जाएगी, ऊपर की ओर ऐसे खिसक जाएगी। हल्की प्लेट ऊपर की ओर खिसक जाती है, हल्की प्लेट ऊपर की ओर खिसक गई, और जो भारी प्लेट होती है, भारी प्लेट, वो नीचे की ओर दब जाती है। भारी प्लेट नीचे की ओर दब जाती है, भारी प्लेट नीचे की ओर दब जाती है। तो ये हल्का सा फोल्ड हुआ कि नहीं, मुड़ा कि नहीं मुड़ा, और ये हल्का सा ऊपर की ओर उठ गया। तो जो हल्का ऊपर उठ जाता है, तो ये हल्का वाला प्लेट ऊपर उठता है और मोटा वाला प्लेट नीचे चला जाता है। और जब ये नीचे जाता है तो स्टेनोस्फीयर में जाके ये नीचे में क्या हो जाता है भैया, मैग्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्मा का रूप ले लेता है। और जब मैग्मा हो जाता है तो इसको ढकेलने लगता है। तो ढकेल ढकेल के क्या करता है, मैग्मा बनेगा तो इसको विस्फोट करके निकलने के लिए सोचेगा, तो ढकेल के क्या बना देता है, वलित पर्वत का निर्माण कर देता है। इसे पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं, मोड़दार, क्योंकि ये हल्का सा इसमें क्या है, ऐसे मोड़ है, और ये नीचे की ओर मोड़ है। तो ऐसे पर्वतों को हम क्या कहते हैं, मोड़दार पर्वत। अब ये कोना जो दिख रहा है ना, ये बन जाता है आगे जाके मोड़दार पर्वत, क्योंकि प्लेट तो बहुत लंबे होते हैं सब। देखिए कैसे, यहाँ देखिए, इस कोना को ध्यान से देखते चलिएगा। इस कोना को हम पर्वत बना रहे हैं। देखिए, आपको जो कोना दिख रहा था, अब आपको पहाड़ लगने लगा है। जो कोना देख रहे थे हल्का सा उठा हुआ, वो पहाड़ लगने लगा है कि नहीं लगने लगा, यही हो गया भैया पहाड़। इसका पूरा का पूरा क्या हो गया, पर्वत हो गया सभी। जबकि आप दिखने में ये क्या लग रहा था, कोना लग रहा था, अभी ये हो गया पर्वत। क्या है, पर्वत। इसको अभी वापस हम रिड्यूस करके दिखाते हैं, आपको ये कोना लगेगा। देखिए, ये अभी छोटा हो गया, और छोटा हुआ, और छोटा। देखिए कितना छोटा सा एरिया था, इसी को बस आपको दिख कौन सा रहा था, ये वाला दिख रहा था, ये वाला एरिया दिख रहा था, यही वाला एरिया दिख रहा था आपको। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। ये इतना छोटा सा एरिया हिमालय है, इस पे तो पूरा एशिया का प्लेट है। हिमालय तो छोटा सा एरिया, ये तो पूरा एशिया का प्लेट है। अब आप देखिए ना, ये तो छोटा सा बस ये हिमालय है ना, ये तो छोटा सा हिमालय है, ये हो गया हिमालय, जबकि इसमें प्लेट किसका है, पूरा एशिया का है। फिर से जूम करके देखिए, ये है, ये हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत, इतना विशाल है हिमालय पर्वत। जबकि अगर इसको छोटा करेंगे तो ये हिमालय पर्वत अब आपको दिखेगा, अब अपनी औकात में दिख रहा है। तो मोड़दार पर्वत का निर्माण दो प्लेटों के टकराने से होता है। भारी प्लेट नीचे चली जाती है और हल्की प्लेट ऊपर चली जाती है। इस नोक को कहते हैं पर्वत, जबकि इस प्लेटों पे तो कई देश, कई महाद्वीप बसे होते हैं। तो ऐसे पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं, मोड़दार पर्वत। ये जो मोड़दार पर्वत होते हैं, ये बड़े नए किस्म के होते हैं, ये न्यू होते हैं, यानी नवीन होते हैं। नवीन यानी मॉडर्न पर्वत होते हैं। मॉडर्न कहने का सेंस ये नहीं है कि ये फैशनबाज होते हैं। मॉडर्न कहने का सेंस ये है कि ये इनमें अभी भी हलचल होते रहता है, हलचल होता है। हलचल क्यों होता है, क्या ये आपस में अभी भी टकरा रहे हैं इस वजह से होता है, कि नीचे मैग्मा दहक रहा है उस वजह से? तो भैया दोनों वजह है। मेन वजह है कि ये नीचे पहुंच गया है, अब मैग्मा इसमें दहका रहा है, तो ये हलचल होते रहता है इसमें। तो हलचल होने की वजह से भूकंप ज़्यादा आते हैं, भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो जो भूकंप की हम आपको श्रेणियाँ बताए थे, तो उसमें तो पहले ही बताए थे कि जो भूकंप, जो प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से जो प्लेट आपस में रगड़ाते हैं, वहाँ भूकंप आते हैं। हिमालय एक नवीन पर्वत है, वो मॉडर्न है। मॉडर्न इसलिए है कि उसकी तलहटी में अभी भी हलचल हो रहा है। लेकिन हिमालय का निर्माण दो प्लेटों के टकराने से हुआ। इंडियन प्लेट जाके ऊपर की यूरेशियन प्लेट से टकरा गई थी, जिस वजह से हिमालय का निर्माण हो गया। ये हिमालय प्लेट जो है, हिमालयन प्लेट, अभी भी हलचल होता है, जिस वजह से भूकंप आते हैं और नेपाल में बहुत ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। नवीन वलित पर्वत जो भूकंप का कारण बनते हैं। अब नवीन वलित पर्वत के ऊपरी भाग में तो भूकंप आएगा नहीं, भूकंप कहाँ आता है, नीचे वाले भाग में भूकंप चला आता है। आगे समझिए ध्यान से, इन पर्वतों को विश्व में आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं। वलित पर्वत को विश्व में आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो दुनिया के कुछ प्रमुख वलित पर्वत हैं जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा।
दुनिया के कुछ फेमस वलित पर्वत जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे वलित पर्वत की श्रेणी में। पहला आपका आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आराकाम योमा, हिमालय, कुल्लुन सान पर्वत, ये हिंदू कुछ नहीं आएगा वहाँ पे, कुल्लुन सान पर्वत आ जाते हैं सब यहाँ पे, आल्पस पर्वत आ जाता है, पिरेनीज आएगा, एटलस पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग, एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत। ये फेमस कैसे पर्वत है भैया? तो ये फेमस वलित पर्वत है, फेमस वलित पर्वत। जैसे यहाँ से प्रशांत प्लेट ढकेला था, किस प्लेट को ढकेला था भैया? तो वो ढकेला था अटलांटिक वाले ये दक्षिणी अमेरिका को। आपको पहले ही पढ़ाए थे कि समुद्री प्लेट भारी होते हैं, वो अंदर घुस गया जिस वजह से ये उठ गया, तो ये वलित पर्वत है। दुनिया का सबसे लंबा वलित पर्वत 7,000 किलोमीटर एंडीज, दूसरा सबसे लंबा 5,000 किलोमीटर रॉकी, तीसरा सबसे लंबा 2,500 किलोमीटर हिमालय। लेकिन हिमालय सबसे ऊंचा भी है क्योंकि इसका माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। तो दुनिया के ज़्यादातर पर्वत वलित पर्वत है, दुनिया के ज़्यादातर पर्वत वलित पर्वत है। इसलिए ज़्यादातर भूकंप इन्हीं के सहारे आते हैं, इनके तलहटी में बसे देशों के सहारे आते हैं भूकंप। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो पर्वत कई कैटेगरी के होते हैं, जिसमें पहला कैटेगरी हो गया मोड़दार पर्वत। पहली कैटेगरी हो गई मोड़दार पर्वत। किसी को फोल्डेड यानी मोड़दार में दिक्कत है, कहेगा मोड़दार पर्वत का निर्माण बिखराव से होता है या संकुचन से होता है, मतलब इसका कंप्रेशन से होता है, संकुचन से होगा या बिखराव से होता है। मोड़दार पर्वत का निर्माण संकुचन से होता है या बिखराव से होता है? संकुचन से या फिर बिखराव से? अरे यार कौन बोलता है बफरिंग हो रहा है? संकुचन से होता है। कॉन्ट्रैक्शन संकुचन से, संकुचन से होता है, बिखराव से नहीं होगा, बिखराव से नहीं होगा। किससे होता है भैया? संकुचन से होता है। मोड़दार पर्वतों का निर्माण संकुचन से हो जाता है, संकुचन से हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा टाइप का पर्वत देखते हैं। दूसरा पर्वत जो होता है वो होता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत ध्यान से देखिएगा, ये दो टाइप का होता है। एक होता है सिंडर, एक होता है मिश्रित। मिश्रित, सिंडर और मिश्रित में क्या होते हैं सब देखिए। कोई ज्वालामुखी है और ये जो ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी से अगर मैग्मा निकल रहा है तो ये मैग्मा ठंडा हो जाता है। मैग्मा निकल के क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और अगर इसमें केवल राख की मात्रा है तो इसे कहते हैं सिंडर, सिंडर शंकु। लेकिन इस राख के अलावे अगर इसमें चट्टान वगैरह भी बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, खनिज वगैरह पाए जाए, चट्टान पाए जाए, कोयला वगैरह पाए जाए, तो इसे कहते हैं मिश्रित। तो इसे मिश्रित शंकु कहेंगे जब इसमें चट्टान, खनिज, धातु, जीवाश्म ज़्यादा मात्रा में पाए जाए तो इन्हें कहते हैं मिश्रित ज्वालामुखी। और अगर ऐसा है केवल धूल वगैरह है, एक तो जैसा मिला हुआ है, धूल वगैरह ज़्यादा है सब, तो ये जो होता है इसे कहते हैं हम लोग, अगर धूल वगैरह ज़्यादा रहेगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंडर शंकु कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंडर शंकु के नाम से जानते हैं। कौन से शंकु? सिंडर शंकु के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े, सिंडर शंकु के नाम से। अब हम आपसे पूछते हैं साइज में बड़ा कौन सा होगा? साइज में बड़ा कौन सा होगा? पहले भैया इन दोनों को एक साइज का बना देने तो देख के कहेगा सर साइज में बड़ा कौन होगा? साइज में कौन बड़ा होगा? मिश्रित होगा। अभी जेन्युइन बात है भैया, मिश्रित वाला बड़ा होगा, क्योंकि ये जो होता है थोड़ा सा साइज में बड़ा होते हैं। मिश्रित ज्वालामुखी, इससे ज्वालामुखी का निर्माण सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? ज्वालामुखी पर्वत का। जितने भी ज्वालामुखी हैं सब कहीं ना कहीं पर्वत पर ही स्थित है।
ज्वालामुखी पर्वत का अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है मोना लोआ, हवाई द्वीप पर, अमेरिका के हवाई द्वीप पर मोना लोआ, अमेरिका के हवाई द्वीप पर मोना लोआ, अमेरिका के हवाई द्वीप पर कौन सा हो जाएगा, मोना लोआ हो जाएगा। ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा ज्वालामुखी का। विसुवियस, कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, ये सब क्या है, सब जितने ऊंचे पर्वत, ऊंचाई पर स्थित आप ज्वालामुखी देखेंगे। फ्यूजियामा जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, फ्यूजियामा पर्वत। और जापान वो किससे बना हुआ है, ज्वालामुखी से। सिंडर से तो बन नहीं पाएगा, सिंडर से नहीं बनेगा, मिश्रित से बनेगा। सिंडर से नहीं बनता है, किससे बनता है, मिश्रित से बनता है। चलिए मेरी ओर ध्यान से देखिए, सिंडर ज्वालामुखी केवल धूल से बनते हैं, जबकि मिश्रित ज्वालामुखी धूल कण सबसे मिलकर बने होते हैं। आगे समझते हैं हम लोग। जब कभी भी एग्जाम्पल में अमेरिका का मोना या नक्शा में देखिए तब ज़्यादा समझ में आएगा, इसे समझ में नहीं आएगा। इसको मिटा। इटली में एक ज्वालामुखी है जहाँ पे पर्वत है, उसका नाम है विसुवियस। क्या नाम है, विसुवियस। ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है। कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है। हवाई द्वीप का मोना लोआ एक ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है। फ्यूजियामा जापान में ज्वालामुखी भी है, पर्वत भी है। अब ज्वालामुखी निकलते निकलते उसका जो जमा होते रहता है सिंडर, उस मिश्रित या सिंडर, ये सब क्या बना लेते हैं, तो विशाल पर्वत का निर्माण करा लेते हैं। बहुत बड़े पर्वत का क्या कर लेते हैं, निर्माण करा लेते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा भैया, फ्यूजियामा। ये कौन सा है, फ्यूजियामा के भाई, ये कौन सा है, विसुवियस, कोटोपैक्सी, मोना लोआ। ये सब ज्वालामुखी पर्वत की श्रेणी में आते हैं। सब ये सब की श्रेणी में आएंगे सर, ज्वालामुखी पर्वत की श्रेणी में आते हैं सर। तो पर्वत कितने टाइप का देखें, 2 टाइप का। कितने टाइप का, 2 टाइप का। 2 टाइप के पर्वत आप देख लिए। तीसरा टाइप का पर्वत देखते हैं हम। भ्रंश पर्वत का नाम सुने। तीसरा पर्वत देखिए, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत में बचा हुआ पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। ऐसा पर्वत जो होता है जो अब बर्बादी के कगार पर है, एकदम मतलब भयानक पुराना होते हैं सब। तो जितने अवशिष्ट होते हैं सब के सब बहुत पुराने, प्राचीन हो चुके रहते हैं। इनमें अपर्दन बहुत तेज होता है। अपर्दन इतना भयानक होता है, अपक्षय होता है, जिस वजह से ये क्या हो जाते हैं, सब बर्बादी के कगार पर आ गए रहते हैं सब। जैसे कोई पर्वत है, देखिए ध्यान से, ये कोई पर्वत है, इस पर्वत पर इतने ज्यादा अपर्दन हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट टूट के बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इसमें अपर्दन अगर बहुत पुराना है, जैसे अरावली पर्वत है, इतना ना पुराना है कि मानव ने उसको छोड़ा ही नहीं, बकोट वकोट के खत्म कर दिया। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत को बकोट के खत्म कर दिया। देखिए कैसे, पहला भाई कि हवाएं ब्लू कलर से, हम रेड कलर से दिखा देते हैं हवाओं को। हवाएं आती हैं, इस पे टकराती हैं। 3 हवाओं से भी भैया यहाँ पे घर्षण होता है। अब आप कहेंगे हवाओं से घर्षण कैसे होता है, तो पढ़ा दिए आप घर्षण, सन्नी घर्षण, ये सब चीज़ें बताएंगे नहीं, ढकेलती हैं, सब होता है। इसके अलावे देखेंगे तो वर्षा, बरसात की वजह से भी ये इसमें हमेशा इसमें काट छाट होते रहता है। एक दिन में बारिश में तो गलेगा नहीं। आपके घर में अगर हैंडपंप चलता है, हैंडपंप, तो देखिएगा जहाँ नल रहता है ना वहाँ छेद हो जाता है। कितने साल में हो जाता है छेद, 2-4 साल में, 10 साल में। अब भूगोल में तो करोड़ साल की बात होती है, भूगोल में करोड़ साल की बात होती है। हो गया कि नहीं होगा छेद, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं समझ में आया। आप अपने घर में देखिएगा, बरसात का पानी जिस छत पे से जो निकलता है ना, पाइप से जो आप नीचे गिराते हैं, तो वहाँ देखिएगा बकोट के गड्ढा कर देती है, सड़क फोड़ देते हैं। वैसे इसको ही फोड़ देते हैं। उसके अलावे भी अगर आप देखेंगे तो नदियाँ, नदी भी बहुत सारे अपर्दन वाली आकृति बनाते हुए निकल जाती है। नदी ये भी काट देती है। और सबसे खतरनाक जो काम करता है भैया,
मानव ले आओ, जेसीबी लगा के खोद दे, पूरा जेसीबी लगा के क्या करता है, मानव खोद देता है। जेसीबी लगा के, नहीं तो नदियां, नहीं तो वर्षा, कुछ नहीं तो पवन। इतने अत्याचार एक पर्वत कितना झेलेगा, इतना अत्याचार एक पर्वत कितना झेलेगा। झेलते झेलते जब करोड़ों साल हो जाते हैं तो ये पर्वत खत्म होने के कगार पे आ जाता है। पर्वत क्या हो जाता है, खत्म होने लगता है। इसी को कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। दुनिया के जितने पुराने पुराने पर्वत हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे पुराना पर्वत भारत में ही है, नाम क्या है, अरावली। जब ये अरावली बना था तो बनने के समय में ये क्या था, एक वलित पर्वत था। बनने के समय ये एक वलित पर्वत था, लेकिन अरावली पर्वत को इतना न करोड़ों सालों से बरसात हो गई। पहले तो हिमेज में बरसात था, बारिश होती, बर्फ गिरते थे वहाँ पर रेगिस्तान वाले में, जब आइस एज था। अभी आपको एज नहीं पढ़ाएं, कैम्ब्रियम यूज, प्री कैम्ब्रियन, ये सब पढ़ाएंगे तो आपको एज बताएंगे। तो वो काट छाट होते रहता है। अरावली से बनास नदी, चंबल नदी, ये सारी नदियाँ निकल के काट छाट कर देती हैं। रेगिस्तान में हवाएं चलती है, धूल धक्कड़ उड़ा उड़ा के लेके चली जाती हैं। तो जिस वजह से ये हो जाता है, आप अभी इसको नहीं समझे, आपको ये अनयूजुअल लगता होगा कि सर कौन सी पढ़ा रहे हैं, एक पर्वत को नदी जैसी बारिश उरिश कैसे बर्बाद कर सकती है। तो आपको एक बात बताते हैं, आप अपने शहर मोहल्ले में कोई सरकारी बिल्डिंग देखिएगा, वो सरकारी बिल्डिंग में अगर कोई नहीं रह रहा होता है ना, तो 50 साल में वो सरकारी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। उस पर घास फूस जम जाते हैं, सब छज्जा टूट के गिरने लगता है, कुछ कुछ अजीब अजीब होने लगता है। आप इस चीज़ को देखे होंगे। सेम वैसे ही समझ जाइए कि अवशिष्ट पर्वत होता है। जैसे आपने अवशिष्ट मकान देखा है, मकान देखे कि नहीं अवशिष्ट पर्वत का। सन्नी सिंह कह रहे हैं सर अपडेट से पहले वाला ही एप्लीकेशन ठीक था। काहे जी, अपडेट वाले में ऑप्शन ज्यादा है। शिखर चोटी एक के चीज होता है। हाँ, सरकारी स्कूल का हाल यही है। अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल देखिए। अब अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल में आप देखेंगे अरावली, आपलेशियन, ये दो सबसे प्रमुख है अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में, अरावली, आपलेशियन। ये अवशिष्ट पर्वत में बहुत ही प्राचीन है सब, और ये है यहाँ पे भारत में जाते हैं सब। यूराल पर्वत भी है, भारत रूस में है। यहाँ पर सरकारी स्कूल देख सकते हैं, सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे, अवशिष्ट पर्वत के। एकदम खंडहर हो गया, उसे क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत, तबाह हो गया अवशिष्ट पर्वत। इसमें अरावली, आपलेशियन, यूराल, ये सब क्या है, अवशिष्ट पर्वत है, एकदम बर्बादी के कगार वाले हैं। इनमें अब कुछ नहीं रह गया, अवशिष्ट पर्वत। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। चौथा प्रकार बताएं, चौथा प्रकार। चौथा प्रकार, हालांकि हम जब फाउंडेशन में पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, तो चौथा वाले को पहले ही बता देते हैं, इसमें सबसे बाद में आपको चौथा बता रहे हैं, जिसके कुछ रीजन है भाई। चौथा बड़ी उटपटांग पर्वत है, उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, कई टाइप के वो पर्वत होते हैं। हार्ज पर्वत, देखिए भाई, इसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगा आपको, क्योंकि ये प्लेट विवर्तनीयता के सिद्धांत पर काम करना। देखिए, आप प्लेटों के हिसाब से समझिए। यहां एक कोई प्लेट है, ये प्लेट, इसके बगल वाला भी एक प्लेट है, एक ये प्लेट देखिए, ये प्लेट है, इसका बगल वाला प्लेट जो है धंस गया है। बगल वाला प्लेट क्या हो गया, धंस गया है। क्यों धंस गया है भैया, ऊपर से इस पे क्या लग गया था, दबाव लग गया। ऊपर से क्या लग गया, दबाव लग गया, ऊपर से दबाव। तो जब कभी भी ऊपर से दबाव लगता है और बीच वाला प्लेट उठ जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ज पर्वत। क्या कहेंगे, हार्ज पर्वत।
जर्मनी में फेमस है ये हार्ज पर्वत। इसे क्या कहते हैं? हार्ज पर्वत। हार्ज कहाँ पे है? जर्मनी में है। कि कोई छोटे छोटे प्लेट है, इस प्लेट के नीचे का मैग्मा धंस गया, ज्वालामुखी क्रिया होगा, मैग्मा धंस गया, ये धंस गया, ऊपरे रह गया ये वाला, तो ये धंस गया, तो इसे क्या कहेंगे? हार्ज। जर्मनी में फेमस है हार्ज। क्या है हार्ज? लेकिन इसका एक उल्टा सोचिए, हार्ज का जरा उल्टा सोचिए कि मान के चलिए ये एक प्लेट है और एक यहां भी प्लेट है, इसके बीच में भी प्लेट था, लेकिन इसके नीचे ज्वालामुखी क्रिया हुई, धसाक से मारा इसको, ये फेंक दिया बाहर, तो ऐसे ये बाहर फेंक दिया, तो इसमें कौन सी क्रिया हुई? ये ससुरा निचवा से बाहर फेंक दिया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत। ये भी जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट, इसे हम लोग कहते हैं भ्रंश पर्वत, भ्रंशोथ पर्वत, भ्रंशोथ पर्वत। तो जब कभी भी पर्वत क्या होता है भैया? उठा हुआ होना चाहिए। दो ही तरह से उठ सकता है, या तो साइड वाला धंस जाए या तो तुम उठ जाओ। जब नीचे से खुद को ढकेल के उठा देता है तो इसे क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत, भ्रंश पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट सबसे अच्छा एग्जांपल है जर्मनी का, ब्लैक फॉरेस्ट। नहीं तो दोनों साइड का धंस जाए, साइड का क्या हो जाए? दोनों धंस जाए, तो इसे कहते हैं हार्ज। साइड का धंस जाए तो हार्ज, अब बीच वाला उठ जाए तो, बीच वाला उठ जाए तो ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत और हार्ज पर्वत पे केवल इस बात का अंतर है कि हार्ज पर्वत में साइड के दोनों धंस जाते हैं सर, और ब्लॉक पर्वत में बीच वाला उठ जाता है। बीच वाला क्या हो जाता है? उठ जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? बीच वाला क्या हो जाता है? उठ जाता है। और साइड वाला, बीच वाला उठ गया ब्लॉक, साइड वाला धंस गया हार्ज। आगे बढ़े, दोनों में कोई दिक्कत है? हाँ भाई, दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन बनावट में ना अंतर है। अरे यार, दोनों एक ही जैसा दिख रहा है लेकिन बनावट में अंतर है। ये इसलिए उठा है कि बगल वाले धंस गए। नहीं समझा? नहीं समझा? समझो। नहीं समझा? सब देखिए ध्यान से, यहां एक आदमी है, यहां एक क्या है? आदमी है। ये आदमी कहता है कि तुम तीनों में से किसको पहले मरना है वो आगे आओ, जिसे मरना है वो आगे आओ। ये सोच रहा पीछे भाग जाएगा, पीछे भागे। ये आगे आया नहीं है, इसे आगे लाया गया है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हार्ज पर्वत। ये ससुरा साइड वाला हट गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझिए। ये अगर यही आदमी कहता है कि जो पहले आएगा आगे हम उसका बियाह करा देंगे, तो यह चाकसी चल आया, हमारा बियाह पहले करा देंगे, तो ये कौन सा हो गया? ब्लॉक पर्वत। क्या हो गया? ब्लॉक पर्वत। क्या हो गया? ब्लॉक पर्वत। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बियाह के लिए आगे आ गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया? वो सब नसीब वाला है, सब बच गया, सब समझ आ गया कि नहीं आ गया? कह रहा है कि दोनों तो एक के जैसन दिखेगा। हाँ, धमाल मूवी में, वेरी गुड। वो एक पगला रहता है, ये दुकान के आदि नाम रहता, दुकान नाम रहता है उसका, पागल रहता है, उससे सारा भंडे फोड़ देता है। जजंतरम ममंतरम में वो बहुत बड़ा आदमी बना रहता है। जजंतरम ममंतरम मूवी बहुत पुरानी है, उस समय हम लोग जवान थे लोग, तो बहुत जबरदस्त मूवी थी। आगे देखें, दोनों में अंतर समझ में आ गया? अब हम समझते हैं भ्रंश घाटी किसे कहते हैं। भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी क्या होती है? देखिए, जब दोनों साइड में पर्वत उठ जाए और साइड का एरिया धंस जाए तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक ब्लॉक भ्रंश घाटी बनाते हैं। ये एक क्या है? प्लेट है, और एक ये प्लेट है। ये बीच वाला धंस गया। दो रीजन हो सकते हैं, या तो ये जेन्युइन धंसा होगा इसे, एक ये हो सकता है, और नहीं तो एक और हो सकता है, एक और तरह से ये धंस सकते हैं। तीनों एक जगह रहे हो, नीचे से ससुरा ज्वालामुखी मारा होगा, धमाक से इसको ये उठ गया होगा, और इसको मारा होगा, धड़ाक से ये उठ गया होगा, तो दोनों तो बतिये एक के जैसा है। अभी तक बिचवा वाला उठ रहा था, इसमें भी उठा,
चाहे उठाया गया, लेकिन इसमें धंस गया, चाहे वो धंसा या धंसाया गया, इसे कहते हैं भ्रंश घाटी। क्या कहेंगे? भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। क्या कहेंगे? रिफ्ट वैली। अगर बीच का हिस्सा धंस गया तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं, और बीच का एरिया उठ गया तो उसे भ्रंश पर्वत कहते हैं। धंस गया तो भ्रंश घाटी, उठ गया तो भ्रंश पर्वत। उठ गया या उठाया गया, धंस गया या धंसाया गया, उठ गया या उठाया गया। ये बताइए, उठ गया है उठाया गया है? इसको हार्ज को बताइए, उठ गया या उठाया गया है? उठ गया है या उठाया गया है? उठ गया या उठाया गया? भैया बताइए तो, उठाया गया है? उठ गया नहीं है, उठाया गया है। उठ गया नहीं है, उठाया गया है। उठ गया नहीं है, क्या है? उठाया गया है। उठाया गया है। तो जब उठाया गया है, जानबूझ के सबको धंसा के उसको उठाया गया है, तो उसे हार्ज कहते हैं। आई तो उठ गया है तो भ्रंश पर्वत। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और जर्मनी का हार्ज पर्वत, ये इस भ्रंश पर्वत के उदाहरण है। भ्रंश घाटी क्या होती है? जब दोनों साइड में जमीन उठ जाए या बीच वाली धंस जाए तो उसे क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। क्या कहेंगे? भ्रंश घाटी। भारत में ऐसी भ्रंश घाटी देखने को मिलेगी आपको। भारत में ऐसी भ्रंश घाटी देखने को मिलेगी आपको। कहाँ देखने को मिलेगी बाबुआ? ये देखने को मिलेगी हमें भारत में। कहाँ? तो देखिए भैया, कहाँ? ये है हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और ये हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उसके नीचे है अजंता पर्वत श्रेणी। ये है सब भ्रंश घाटी। इसके बीच में ये नर्मदा नदी, किसमें? भ्रंश घाटी में। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में। नर्मदा और ताप्ती किस में जाती है? भ्रंश घाटी में। नर्मदा किन दो पर्वतों के भ्रंश में? तो विंध्याचल और सतपुड़ा। ताप्ती किन दो पर्वतों के भ्रंश घाटी में? तो सतपुड़ा और अजंता। सतपुड़ा और अजंता, तो दो पहाड़ों के बीच में। ये बताइए, ये भ्रंश घाटी है या नहीं है? क्या भ्रंश घाटी की नदियां डेल्टा बनाती हैं? क्या भ्रंश घाटी की नदियां डेल्टा बनाती हैं? क्या भ्रंश घाटी की नदियां डेल्टा बनाती हैं? बोलता है हाँ, दांते काट लेंगे रे बैला कहीं का। नहीं बनाती है। भ्रंश घाटी की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। भ्रंश घाटी की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये फिगर आप बना लेंगे, बस इस फिगर को बना लीजिएगा क्योंकि ये पीडीएफ में लिखा हुआ नहीं है। ये फिगर बना लेंगे क्योंकि ये पीडीएफ में लिखा हुआ नहीं है। ये बस ये वाली फिगर बना लेंगे आपको। अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे इसी टाइम पे। नेक्स्ट क्लास कल पठार बताएंगे इसी टाइम पर, 2 से 3। आज के लिए इतना ही।